नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेस्ट क्लासेस पर। और समय हो रहा है करंट अफेयर्स के बारे में बात करने का। आज की स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में यानी कि आगामी आने वाली परीक्षाएं जैसे वो यूपी पैट है या यूपी पुलिस है, उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है मालाबार अभ्यास 2023। मालाबार अभ्यास 2023 भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो नंबर पहला क्वेश्चन तो ये कि मालाबार अभ्यास सेट किन किन राष्ट्रों के बीच होने वाला है। तो मालाबार जो अभ्यास सेट है वो 4 जो है राष्ट्र हैं। एक भारत है, एक आपका जापान है, तीसरा आपका अमेरिका है और चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया है। इन 4 देशों के बीच ये अभ्यास आयोजित होने वाला है। और इस अभ्यास का जो पहला आयोजन है वो कहाँ पर होगा, ये सिडनी में होगा। ठीक है, सिडनी कहाँ पर है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है और जहाँ पर ये मालाबार अभ्यास सेट का ये पहला जो अभ्यास है वो वहाँ पर होने वाला है। अब हम बात करते हैं इस अभ्यास के बारे में। तो इसमें भारतीय नौसेना के स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोत INS सह्याद्री और INS कोलकाता अभ्यास मालाबार 2023 में भाग लेंगे। 11 दिवसीय ये अभ्यास सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। इसके साथ साथ अमेरिकी नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाज और विमान भी इस अभ्यास में भाग लेने वाले हैं। समुद्री अभ्यास की मालाबार श्रृंखला 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई। पिछले कुछ वर्षों में इसका कद इतना बढ़ गया है कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र की 4 प्रमुख नौसेनाएं शामिल हो गई हैं। यह अभ्यास भारतीय नौसेना को अंतर संचालनीयता को बढ़ाने और प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है और अपने साझेदार देशों से समुद्री सुरक्षा संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं से लाभ भी प्राप्त करता है। तो मालाबार जो अभ्यास सेट है वो 4 देशों के बीच होने वाला है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर होगा, सिडनी में होगा और ये इनका पहला अभ्यास है। अगर हम बात करते हैं मालाबार अभ्यास सेट की तो ये शुरुआत में यानी कि 1992 में इसकी शुरुआत हुई 1992 और ये शुरुआत था भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन वर्तमान समय के देखते हुए क्या है, इसमें और राष्ट्र भी बढ़ गए हैं और हिंद महासागर की जो क्षेत्र है उसको इसमें शामिल किया गया। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बैंक ने UPI लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा मौजूदा 200 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो अब सेंट्रल बैंक के द्वारा ये जो मौजूदा सीमा है वो 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। कितनी, 500 रुपए। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। यह उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित वातावरण में लेन देन शुरू करने और पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्रणाली के साथ साथ बातचीत में शामिल होने में सक्षम बनाएगा। यह चैनल स्मार्टफोन और फीचर फोन आधारित UPI चैनल दोनों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे देश में डिजिटल पैठ को गहरा करने में मदद मिलेगी। शुरुआत में यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी और बाद में से और अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। सेंट्रल बैंक ने UPI लेन देन में नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि NFC तकनीक का उपयोग करने का भी प्रस्ताव दिया है। RBI ने ऑफलाइन लेन देन की सीमा भी 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है, लेकिन छोटे मूल्य के डिजिटल लेन देन की सीमा की कुल सीमा 2000 रुपए ही अपवर्तित रखी गई है। यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा कितनी राशि बढ़ाई गई है, 200 से ये राशि 500 रुपए कर दी गई है और ये अपने आप में एक जो है महत्वपूर्ण कदम है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो तैमास्प प्रिंटर के लिए, किसके लिए, तैमास्प प्रिंटर के लिए इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है क्या, तो ये एक ऐसा संस्थान है जो कि हीरों की गुणवत्ता है, जो हीरे हैं उनकी गुणवत्ता से संबंधित कार्य करती है या उन कार्यों का संचालन करती है। अब हम बात करते हैं ब्लैक स्टोन पोर्टफोलियो कंपनी इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट IGI ने 1 अक्टूबर 2023 से तैमास्प प्रिंटर को IGI का ग्लोबल CEO नियुक्त किया है। वे वर्तमान CEO रोलेंड लॉरी का स्थान लेंगे जो लगभग 5 दशक बिताने के बाद पद छोड़ देंगे। तैमास्प प्रिंटर के पास व्यवसायों के प्रबंधन और नेतृत्व में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह 24 वर्षों से IGI के साथ है। हाल ही में IGI इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी कि IGI के बारे में।
तो ये एक हीरा, रंगीन पत्थर और आभूषण प्रमाणन संगठन है। लिखा हुआ है एक हीरा, रंगीन पत्थर और आभूषण प्रमाणन संगठन है। आईजीआई का मुख्यालय एंटवर्प, बेल्जियम में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईजीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। आईजीआई का मुख्यालय एंटवर्प, बेल्जियम में है। 1975 में स्थापित आईजीआई दुनिया भर की सबसे बड़ी स्वतंत्र जेमोलॉजिकल प्रयोगशाला है। ठीक है, 1975 में स्थापित आईजीआई दुनिया भर में सबसे बड़ी स्वतंत्र जेमोलॉजिकल प्रयोगशालाओं में से एक है। तो तैमास प्रिंटर को इसका नया अध्यक्ष सीईओ चुना गया है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाले भारत के पहले बैंक का नाम बताइए। 24x7 वीडियो बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाले बैंक का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला एक बैंक है। इसकी स्थापना 1996 में की गई। मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, राजस्थान में है। पंजीकृत कार्यालय है और बीकेसी मुंबई, भारत, ये कॉर्पोरेट कार्यालय है। अध्यक्ष राज विकास वर्मा है। एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल जी हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, वीडियो बैंकिंग के बारे में। तो ये सेवा ग्राहकों को हर समय और सभी दिन बैंकरों के साथ लाइव वीडियो बातचीत करने की अनुमति देती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की 24x7 वीडियो बैंकिंग वीडियो कॉल की तरह ही वीडियो बैंकरों के साथ साथ आमने सामने बातचीत की सुविधा प्रदान करती है। यह सेवा 24 घंटे सहायता सुनिश्चित करती है, यहाँ तक कि सप्ताहांत और छुट्टियों पर भी। बैंक के पास पहले एक वीडियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म था, लेकिन एयू बैंक ने अब 24 घंटे कवरेज के लिए सेवा का विस्तार किया है। ग्राहक जनसांख्यिकीय अपडेट, वित्तीय लेन देन, नए खाते खोलना, क्रेडिट कार्ड और ऋण जैसी वित्तीय सुविधाओं के लिए पूछताछ के साथ साथ किसी अन्य समस्या के निवारण और वास्तविक समय सेवाओं का लाभ इससे जो है ग्राहक उठा सकेंगे। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है भुसावल डिवीजन के पहले स्टेशन और मध्य रेलवे सीपीआर के तीसरे स्टेशन का नाम बताएं जो न्यू पिंक स्टेशन बन गया है। तो पहले तो पिंक स्टेशन समझ लीजिए क्या है। पिंक स्टेशन वह स्टेशन होते हैं जहां पर पूरा जो कार्यकाज है, पूरी जो स्टेशन की कार्यप्रणाली है, उसको कौन? महिलाएं आयोजित करती हैं। यानी कि यहाँ पर पुरुषों का कोई भी योगदान नहीं होगा, पुरुषों का कोई भी रोल नहीं होगा। सारे काम जितने हैं वो कौन? महिलाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। तो यही क्वेश्चन है कि नया तीसरा स्टेशन बताएं जो मध्य रेलवे सीआर के तीसरा पिंक स्टेशन बन गया है। तो उसका नाम है न्यू अमरावती स्टेशन। न्यू अमरावती स्टेशन जो है ये अब पिंक स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। पहली बार मध्य रेलवे का न्यू अमरावती स्टेशन भुसावल डिवीजन का पहला स्टेशन और मध्य रेलवे सीआर का तीसरा स्टेशन बन गया है, जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला पिंक स्टेशन है। नई अमरावती में एक पूर्ण महिला प्रबंधित स्टेशन की स्थापना की। यह उल्लेखनीय उपलब्धि मुंबई डिवीजन में मांटुंगा स्टेशन और नागपुर डिवीजन में अजनी स्टेशन द्वारा स्थापित अग्रणी उदाहरणों के नक्शे कदम पर है। न्यू अमरावती स्टेशन में 12 महिला कर्मचारी हैं, 4 उप स्टेशन अधीक्षक, 4 पॉइंट वूमेन, 3 रेलवे सुरक्षा कार्मिक और 1 स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट। यानी कि पूरी व्यवस्था कौन संभाल रहा है? ये पूरी व्यवस्था महिलाओं के द्वारा जो है वो संभाली जा रही है। तो तीसरा स्टेशन कौन सा है? मध्य रेलवे सीआर का न्यू अमरावती स्टेशन। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से संविधान और सभी कार्यालयी रिकॉर्ड में राज्य का नाम बदलने का आग्रह किया है। यानी कि केरल ने अपना अब नया नाम जो है वो अपनी विधानसभा में पारित किया है और उसका नाम रखा गया है केरलम। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, केरलम जो शब्द है वो केरल की विधानसभा के द्वारा दिया गया है और केरल के लिए एक नया नाम दिया गया है। लेकिन राज्य का नाम बदलना ये संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन इसके लिए राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। तो लेकिन जब तक राष्ट्रपति इस पर सहमति नहीं दे देंगे तब तक उसका नाम बदला नहीं जाएगा। तो केरल ने अपनी ओर से यानी कि राज्य विधानसभा से नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है और इसके लिए संसद के पास भेज दिया है। अब आगे का काम संसद का है कि वो उसका नाम परिवर्तित करती है या नहीं। हम देखते हैं केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से संविधान और सभी कार्यालय रिकॉर्ड में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया। किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया संसद या राज्य विधानसभा द्वारा
शुरू की जा सकती है। राज्य विधायिका एक प्रस्ताव को संकल्प के रूप में केंद्र सरकार को भेजती है। संसद में राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया, संसद को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है। भारत का संविधान अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति देता है। संविधान का अनुच्छेद 3 स्पष्ट रूप से बतलाता है कि किसी राज्य के क्षेत्रीय सीमाओं या नाम को बदलने की प्रक्रिया क्या है। बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उक्त विधेयक स्वीकृत होने के बाद एक कानून बन जाता है और राज्य का नाम संशोधित हो जाता है। तो केरल का जो केरल राज्यसभा के द्वारा नया नाम सुझाया गया है उसका नाम क्या है? केरलम है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। एमएसएमई विकास मंच द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित सभा देश की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में नीति निर्माताओं और उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। सूक्ष्म और लघु उद्यम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर महिला अभ्यर्थियों के लिए। जम्मू और कश्मीर में 74,000 से अधिक एसएमई महिलाओं के नेतृत्व में है, जो इन उद्यमों द्वारा लाए गए सशक्तिकरण और परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी के एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी वर्क्स का भी उपराज्यपाल ने उद्घाटन किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के सभी जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है। तो इस जो आयोजन का है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है रूस ने 47 वर्षों में अपना पहला चंद्रमा लैंडिंग अंतरिक्षयान किस रॉकेट के माध्यम से जो है लॉन्च किया है? तो रूस जो लगभग 47 वर्ष के बाद अपना चंद्रयान यानी कि चंद्रमा पर भेजने का एक मिशन संचालित कर रहा है और ये सोयूज 2.1 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। यानी कि चंद्रमा लैंडिंग का जो अभियान है वो रूस सोयूज 2.1 के द्वारा है, वो उसको लॉन्च करेगा। अगर हम बात करते हैं रूसी चंद्र मिशन, भारत द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च करने के कुछ दिनों बाद आया है। लूना 25 यान ले जाने वाला सोयूज 2.1 रॉकेट मॉस्को से 3,450 मील लगभग 5,550 किलोमीटर पूर्व में वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित हुआ। लूना 25 लगभग एक छोटी कार के आकार का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 1 वर्ष तक काम करने का लक्ष्य रखेगा, जहां हाल के वर्षों में नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के वैज्ञानिकों ने क्षेत्र के छायादार गड्ढों में पानी के बर्फ के निशान का पता लगाया है। यानी कि जो लूना 25 है, यानी कि जो लूना अभियान है जो रूस के द्वारा भेजा जा रहा है, ये चंद्रमा के दक्षिणी जो पोल है उस पर उतरेगा और वहां पर किसकी पानी की उपलब्धता का पता लगाएगा। तो ये कौन सा मिशन है? सोयूज 2.1 मिशन है, जो कि सोयूज 2.1 रॉकेट के द्वारा लूना 25 नामक जो चंद्रयान है, जो चंद्र मिशन है, उसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी पुरस्कार विजेता विकास सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो कौन थे? एक परमाणु भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था विकास सिन्हा और उनका जो है 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब इनके बारे में बात करते हैं। तो कोलकाता में इनका निधन हुआ। 2001 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित वे साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के पूर्व निदेशक थे। सिन्हा ने परमाणु भौतिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी, क्वार्क ग्लूऑन, प्लाज्मा और प्रारंभिक ब्रह्मांड विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने पहली बार जिनेवा में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के प्रयोगों में भाग लेने के लिए भारतीय टीम का नेतृत्व किया। सिन्हा लगभग 12 वर्षों तक इंग्लैंड में रहे और भारत वापस आने के बाद 1976 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में शामिल हो गए। 1987 में उन्हें वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने 2009 तक साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के निदेशक के रूप में समवर्ती प्रभार को भी संभाला है। तो जिन विकास सिन्हा का जिनका निधन हो गया वो कौन थे? एक परमाणु भौतिकी विज्ञानी थे। तो ये थी आज की हमारी स्लाइड, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।